हेलो एवरीवन, दिस साइड दीपिका। आई वेलकम टू ऑल माय यूट्यूब चैनल लर्नर्स एकेडमी। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। आज की वीडियो में हम बात करेंगे अपने न्यू चैप्टर की। अब हम क्लास 6 का हिस्ट्री का नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं, चैप्टर नंबर 9, जिसका नाम है, क्या नाम है, ट्रेड्स, किंग्स एंड पिलग्रिम्स। ठीक है। अब इसमें ट्रेड्स का मतलब हुआ व्यापार, और किंग्स का मतलब राजा, एंड पिलग्रिम्स का मतलब तीर्थ यात्री। अब हम इन सब में इस चैप्टर में ये तीन पिलर है हमारे। कौन कौन सा? ट्रेड, किंग्स एंड पिलग्रिम्स। ये तीनों पिलर्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है। बट आपको जैसे पता है कि चैप्टर स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हम उसकी थोड़ी सी थीम पढ़ लेते हैं। ठीक है। क्या है इस चैप्टर में, हम क्या पढ़ने वाले हैं। ठीक है। पढ़ने से पहले सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस चैप्टर को, पीछे हमने जो चैप्टर रीड किया है, चैप्टर नंबर 8, वाइटल विलेजेस एंड थ्राइविंग टाउन्स, उसको इसके साथ कनेक्ट करके चलते हैं। क्या हुआ था, पहले हम पिछले चैप्टर्स की बात करें, आज तक हमने क्या पढ़ा। हमने सब कुछ पढ़ा, जना पढ़े, जनपदास पढ़े, महाजनपदास पढ़े। ठीक है। महाजनपदास के बाद क्या आए, किंगडम्स आए, फिर बड़े बड़े एम्पायर आए। ठीक है। जिसमें से मौर्य एम्पायर के बारे में हमने पढ़ा। ठीक है। मौर्य एम्पायर का क्या हो गया, डिक्लाइन हो गया, वो डिसइंटीग्रेट हो गया। फिर बाद में मौर्य एम्पायर, आपको पता है कि मौर्य एम्पायर पूरे पूरे भारत में, भारत के अलावा, उसके अलावा उसने अपने आसपास के क्षेत्रों को भी अपने अंडर कर लिया था, नॉर्थ साइड में। ठीक है। तो मतलब ये सिर्फ नीचे वाला हिस्सा छोड़ के, हमारी इंडिया का ये वाला पार्ट छोड़ के, ठीक है, इतना सा हिस्सा छोड़ के पूरे, मतलब ऊपर वाला पूरा सारे क्वेश्चन पे मौर्य एम्पायर का राज था। तो जब मौर्य एम्पायर डिक्लाइन हो रहा था, डिसइंटीग्रेट हो रहा था, तो ये आगे किसमें बट रहा था, ये छोटे छोटे किंगडम्स में बट रहा था। ठीक है। किसमें बट रहा था, छोटे छोटे किंगडम्स में बट रहा था। अब जब भी आपने हिस्ट्री पढ़नी है तो दो चीजें अपने माइंड में लेके चलनी है। कौन कौन सी? एक तो नॉर्थ साइड और एक साउथ साइड। देखो क्या होगा, हमने जो टाइम है, टाइम और स्पेस दोनों को साथ में लेके देखो। टाइम तो एक होगा हम हर एक हिस्ट्री में, पर जो स्पेस है, स्पेस अलग अलग होगी। कैसे? टाइम का मतलब जैसे यहाँ पे 2300 ईयर्स एगो की बात करें, तो हमारे ऊपर क्या था, मौर्य एम्पायर था। मतलब यहाँ पे हमारा ये वाला साइड, नॉर्थ वाली साइड पे मौर्य एम्पायर था पूरा, यहाँ से यहाँ तक। बट ये वाला जो सेम ही टाइम पीरियड में स्पेस स्पेस वेरी करती है, ये वाली स्पेस में सारा मौर्य एम्पायर था। बट साउथ वाले, ये वाले जो साइड थे, यहाँ पे चेलास, चोला, चेरास और पांड्यास का राज था। ठीक है। छोटे छोटे, मतलब बहुत ही छोटे छोटे किंगडम थे जो इसी टाइम पे यहाँ पे वो की क्या हो रहे थे, इमर्ज हो रहे थे। ठीक है। निकल के आ रहे थे। टाइम पीरियड सेम है, 2300 ईयर्स एगो। यहाँ पे हम बात करेंगे चेला चोरा और पांड्यास की, और यहाँ पे हम बात करेंगे मौर्य एम्पायर की। ठीक है। तो आपको पता चल गया होगा कि इसकी बात होगी तो आपने देख के चलना है टाइम पीरियड कौन सा है। ठीक है। अब आप नेक्स्ट क्लास 7th में देखोगे कि यही वाले जो चोलाज हैं, जो आगे आके बड़े बड़े किंगडम बन जाएंगे। ठीक है। अभी तो ये इमर्ज होने शुरू होंगे। ठीक है। जब मौर्य एम्पायर था, तो सबसे पहले हम क्या देख रहे हैं कि हम कहाँ से निकल के आए। देखो, जनपदा, महाजनपदा, इन सब की बात हमने कर ली है। मौर्य एम्पायर डिक्लाइन हो रहा है। अब मौर्य एम्पायर के टाइम के बीच में जो जो टाइम पीरियड है, ये थे हमारी जीरो लाइन। ठीक है। इस बीच का जो मैंने बताया था टाइम पीरियड है कितना, 500 ईयर्स का टाइम पीरियड है। इस टाइम पीरियड में जो भी हुआ, मतलब यहाँ पे एक तरफ तो हमारा जो मौर्य एम्पायर डिक्लाइन हो गया था, बट इस टाइम पीरियड पे कोई भी बड़ा एम्पायर सामने नहीं आया। आज इस टाइम पीरियड के और इस टाइम पीरियड के बीच का ये 500 साल का जो टाइम पीरियड है, इसको हम ब्लैक हिस्ट्री भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कोई भी बड़ा एम्पायर नहीं आया था। इसमें फिर जो एम्पायर था, किंगडम्स में बट गया था, छोटे छोटे किंगडम्स आए थे, जिसका कि मैंने आपको चैप्टर नंबर, जब हमने 9 शुरू किया उससे पहले एक छोटा सा मैंने आपको बताया ना, लुकिंग अहेड, तो उसमें मैंने आपको बताया जैसे शुंगा डायनेस्टी होगी। ठीक है। ये सब आए थे, छोटी छोटी डायनेस्टीज आई थी। ठीक है। ये उनके बारे में इसके बाद में पैरेलल हम पढ़ते जाएंगे। ठीक है। आपने कंफ्यूज नहीं होना हिस्ट्री में, डेट्स को याद नहीं रखना, सिर्फ आपने कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करनी है, क्योंकि अभी आप क्लास 6 के स्टूडेंट हो। अगर आप कोई कॉम्पिटिटिव की तैयारी कर रहे हो, जैसे सीटेट वगैरह हो गया, स्टेट हो गया, तो आप टाइम पीरियड भी साथ में देखते जाओ। अगर कोई 6 क्लास का बच्चा देख रहा है तो सिर्फ कॉन्सेप्ट ही समझेगा। ठीक है।
तो इसमें क्या था किस चीज की बात कर रहे हैं हम? बात कर रहे हैं कि हमारा जो 8th चैप्टर है और जो 9th चैप्टर है, ये वाला, ये दोनों आपस में इंटीग्रेटेड है, मतलब एक दूसरे पे डिपेंड होते हैं, करुण अर्जुन कह सकते हैं, ठीक है, एक दूसरे के बिना नहीं है। क्यों? क्योंकि इस टाइम पीरियड में यहाँ पे पॉलिटिकल डेवलपमेंट की बात तो रह गई थी, इतना सारा हो गया था, बट पिछले चैप्टर में हमने क्या पढ़ा? पॉलिटिकल डेवलपमेंट के साथ साथ यहाँ पे और सोशली, कल्चरली और इकोनॉमिकली भी हम लोग डेवलप कर रहे थे इस टाइम पीरियड में, ठीक है। तो इस टाइम पीरियड में जो हमारा सोशल डेवलपमेंट हुआ था, उसमें से तो हम कई चीजों के बारे में बात करके आ चुके हैं हमारे चैप्टर नंबर 8 में। कैसे कैसे क्या बने? विलेजेस बने, विलेजेस में फिर आगे हेडमैन बने, है ना। हेडमैन को अलग अलग साइड पे अलग अलग नामों से पुकारा जाने लगा, ठीक है। वो फार्मर्स बने, दास बने, स्लेव्स बने, है ना। तो ये भी मैंने आपको पढ़ाया है, यही सब हम पिछले चैप्टर में पढ़ के आए हैं। तो अब हम इसी चैप्टर के साथ आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले तो हम पढ़ते हैं इसमें स्टोरी। स्टोरी किसकी स्टोरी पढ़ेंगे? आपकी बुक में एक स्टोरी होती है हमेशा, जिसमें नाम क्या है? जगनी। जगनी की स्टोरी है। क्या स्टोरी है कि जगनी जो मेले वगैरह लगते हैं ना, मेले में अपनी मदर के साथ जा रही होती है, ठीक है, जा रही होती है। तो वहां पे कहीं पे खिलौनों की शॉप होती है, कहीं पे मिठाई की दुकानें लगी होती है, वहां पे स्विंग्स भी लगे होते हैं। मेले में हमें सब कुछ मिल जाता है ना एक ही जगह पे, आप लोग भी जाते होगे, ठीक है। तो ऐसे ही जगनी क्या है, अपनी मदर के साथ मेले में जा रही है। तो वो मेले में क्या देख रही है कि ये लोग कई दूर दूर जगहों से आए हुए हैं। ये लोग कोई कौन सी स्टेट से आया हुआ है, कोई कौन सी स्टेट से आया हुआ है। हर एक कोई अपनी अपनी स्टेट से आके यहाँ पे आके मेले में क्या कर रहा है? व्यापार कर रहा है, ट्रेड कर रहा है, कुछ चीजें अपने साथ लेके आए हैं और उनको बेचेंगे, बेच के आगे चले जाएंगे, फिर आगे जाके कहीं और लगा लेंगे, ठीक है। तो जगनी अपनी मदर से पूछ रही है, मदर कि मम्मा ये सब लोग ये ऐसे क्यों करते हैं? इसको क्या कहते हैं? आपको पता ही है कि इसी को क्या कहते हैं? ट्रेड कहते हैं। जब कोई लोग क्या करते हैं, अब उनका जो सामान होता है, कुछ भी बनाते हैं, उसको बेचने के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, उसको बेचते हैं और उसके बदले में मनी लेके आते हैं अपने पास, जिसके साथ वो अपना घर का पालन पोषण करते हैं। उसी को हम क्या कहते हैं? ट्रेड कहते हैं। दैट इज द मीनिंग ऑफ ट्रेड। ये अपने पिछले चैप्टर में भी मैंने आपको थोड़ा सा समझा दिया था, ट्रेड का मीनिंग क्या है, ठीक है। अब हमें ट्रेड और ट्रेडर्स के बारे में कहां से पता चलता है? हाउ टू फाइंड अबाउट ट्रेड एंड ट्रेडर्स। हमें ट्रेड और ट्रेडर से किस चीजों से पता चलता है? देखो, पिछले चैप्टर में भी हमें पढ़ा था। सबसे पहले तो हमें पता चलता है, नॉर्थ साइड की बात करें, देखो नॉर्थ और साउथ दोनों साइड्स को टाइम पीरियड सेम, बट जो स्पेस है वो वेरी करेगी, ठीक है। नॉर्थ साइड में क्या होगा? नॉर्थ साइड में ब्लैक पॉलिश वेयर क्या हमें साक्ष्य मिले थे हमारे आर्कोलॉजिस्ट के थ्रू, जिसमें हमने देखा था कि यहाँ पे लोग आते होंगे और लाके व्यापार करते होंगे, ठीक है। और ये हमें नॉर्थ साइड नहीं, नॉर्थ साइड से साउथ साइड में भी ये सब चीजें मिली। देखो, नॉर्थ साइड में तो ये बनते थे, हम कह सकते हैं, ठीक है। ये नॉर्थ साइड में ये सब चीजें बनती थी। ये रहा हमारा, ये छोटू सा एक मैप बना लेती हूँ आपको समझाने के लिए, जिससे कि आपको चीजें थोड़ी सी समझनी आसान हो जाएंगी, ठीक है। ये साउथ साइड है, ये ऊपर वाला पूरा पार्ट है जो नॉर्थ है, ठीक है। नॉर्थ के यहाँ इंडस वैली सिविलाइजेशन कह लो, उससे पहले भी या पिछले क्लास में हम पढ़ के आए, हमें क्या मिला? नॉर्थ ब्लैक पॉलिश मिली, ठीक है। क्यों ये क्या थी? इससे हमें क्या पता चलता है कि यहाँ पे जो नॉर्थ ब्लैक पॉलिश वेयर्स थे, जिसके साक्ष्य हमें मिलते हैं, हमारे आर्कोलॉजिस्ट ने फाइंड आउट किए हैं कि ये जो पोइट्री थी, ये नॉर्थ साइड की पोइट्री थी, मतलब कि वहां पे भी व्यापार होता था। मतलब ये वाली सिर्फ हमें यहाँ नहीं, अलग अलग जगहों पे मिल रही है, बट सबसे पहले कहाँ मिली? नॉर्थ साइड है। इसका मतलब कि ये यहाँ के लोग यहाँ पे आके इन सब चीजों का व्यापार करते थे, ठीक है। तो व्यापार करते होंगे, नेचुरल सी बात है, तो ये मिलती हैं, ठीक है। इन चीजों का भी ट्रेड होता था। उसके अलावा अगर साउथ साइड की बात करें, तो साउथ साइड में कौन कौन सी चीजें थी जो फेमस थी व्यापार के लिए? कौन कौन सी थी फेमस? फॉर गोल्ड, प्रीशियस मेटल एंड स्पाइसेस। स्पाइसेस में सबसे ज्यादा मेन आपको पता है पेपर। पेपर मतलब ब्लैक पेपर, ब्लैक पेपर मतलब काली मिर्च। आपको पता ही है, काली मिर्च हमारे जब बाहर के जो रूट से, सी रूट से क्या आते थे, वो आते थे, ट्रेडर्स आते थे और क्या करते थे? ट्रेड करने आते थे, गोल्ड वगैरह प्रीशियस मेटल लेके आते थे हमारे लिए, और यहाँ से हमारे देश से, इंडिया से ब्लैक पेपर लेके जाते थे।
ठीक है, कौन कौन से लोग? रोमन में। सबसे ज्यादा वैल्यू इसकी रोमन में, रोमन एम्पायर में होती थी। और आपको पता है रोमन एम्पायर कहाँ पे है? हमारा मेडिटेरियन सी के पास जो है पूरा का पूरा रोमन एम्पायर फ्लरिश हो रहा था उस टाइम। ठीक है, रोमन एम्पायर में इस जो ब्लैक पेपर को है ब्लैक गोल्ड भी कहा जाता था। ठीक है, ट्रेडर्स यहाँ पे आते थे। ठीक है, ये हमारा समंदर है पूरा। ठीक है, ट्रेडर्स ये साउथ, एक छोटा सा मैं एक और कंट्री बना लेती हूँ, अफ्रीका। ठीक है, ये हमारी अफ्रीका कंट्री है। ठीक है, अफ्रीका से ये यहाँ फिर हमारा क्या हो गया, ऊपर रोमन। आप पूरा वर्ल्ड का मैप देखना, उससे इसको रिलेट करके देखना। ठीक है, रोमन एम्पायर से मतलब ऐसे ऊपर से घूम के लोग आते थे और यहाँ पे आके व्यापार करते थे हमारे इंडिया के साथ। यहाँ पे ये गोल्ड वगैरह, हमें कुछ और चीजें जो हमारे देश में नहीं होती थी वो देके जाते थे। बदले में क्या लेके जाते थे? ब्लैक पेपर लेके जाते थे। ठीक है, और क्या देके जाते थे? क्वाइंस वगैरह भी देके जाते थे अपने वहां के। ठीक है, क्वाइंस वगैरह से भी हमें पता चलता है कि यहाँ पे क्या होता था, ट्रेड्स होता था। ठीक है, traders carried many of these goods to Roman in ships across the sea by land in कारवास। ठीक है, कारवास के थ्रू भी ये सब कुछ होता था। ठीक है, मैनी रोमन गोल्ड कॉइन्स हैव बीन फाउंड इन इंडिया। ठीक है, आपकी बुक में दिए गए होंगे रोमन के कॉइन्स, वो भी हमें इंडिया में मिलते हैं। इससे पता चलता है कि बाहर के लोग आते थे, गोल्ड के कॉइन हमें देके जाते थे और बदले में क्या लेके जाते थे? ब्लैक पेपर लेके जाते थे। ठीक है, अब अगर आए तो हम उनको वापस ही ना जाने दें, सब लोग काली मिर्ची की खेती करने लग जाए। ठीक है, क्योंकि गोल्ड कॉइन यहाँ पे रेट ही आपको पता है कितना बढ़ रहा है अब, है ना। तो ये सब चीजों और से हमें, और इन सब चीजों का हमें और किससे पता चलता है? अ पोइम अबाउट ट्रेड। पोइम अबाउट ट्रेड आपकी बुक में देखो एक बॉक्स बना हुआ है। ठीक है, जिसमें क्या बनी हुई है? एक संगम लिटरेचर। संगम लिटरेचर आपको पता है, हमने पिछली क्लास में पढ़ा था संगम लिटरेचर के बारे में। ये जो हमारे यहाँ के जो राजा थे छोटे छोटे, कौन थे? चोला, चेरा और पांड्याज। इन्होंने क्या किया था? अपने पोर्ट्स को इकट्ठा करके मदुराई में एक मीटिंग की थी और उसी मीटिंग में अपने पोइट्स को क्या बोला था कि टेक्स्ट लिखो। ठीक है, लिटरेचर लिखो। तो इस लिटरेचर में उन्होंने अपने अपने उसके बारे में सब कुछ लिखा था। तो उसमें इन्होंने एक पोइम दी है जिसमें लिखा हुआ है कि ये देखो, ये आपकी बुक में, एज दे कैरी द वाइट पैडी ऑफ देयर लैंड टू एक्सचेंज इट फॉर द सॉल्ट एंड अनदर। ठीक है, ऐसे आपकी एक क्या बनी हुई है? पोम बनी हुई है। ये रही पोम अबाउट ट्रेड। पोम अबाउट ट्रेड में लिखा हुआ है, वी कैन फाइंड एविडेंस ऑफ ट्रेड इन द संगम पोइम्स। ठीक है, हेयर इज वन विच डिस्क्राइब द गुड्स ब्रॉट इनटू पोहारा। मैंने आपको पहले भी बताया था जब हमने बात की थी अरिकामेडू के बारे में, कि अरिकामेडू के पास ही एक और पॉइंट है, कोस्टल पॉइंट। कौन है वो है पोहार। ठीक है, ये भी क्या था? ट्रेड के लिए बहुत फेमस था। ठीक है, मतलब यहाँ से नॉर्थ साइड से पोइट्री आएगी यहाँ पे। ठीक है, ये जो हमारे और भी जो है, ठीक है, और भी जो देश हैं, चाहे वो हमारे अंदर है चाहे बाहर है। ठीक है, श्रीलंका से भी ट्रेड होता था यहीं पे। मतलब अलग अलग सिटी से, मथुरा से भी यहाँ से चीजें आती थी पोहार पे। मतलब सब कुछ पोहार पे ही आता था। पोहार जो कोस्टल एरिया यहीं पे आता था और यहीं पे इन सब चीजों का व्यापार होता था और इसी से समुद्र के रास्ते फिर ये सारी चीजें बाहर जाती थी फॉरेन कंट्रीज में। ठीक है, तो इसमें पोइम में क्या लिखा हुआ है? एन इम्पोर्टेंट पोर्ट ऑन द ईस्ट कोस्ट। ईस्ट कोस्ट का ये इम्पोर्टेंट पोर्ट है पोहार। स्विफ्ट prancing houses by sea in ships, blaze of black paper in cart, gems, golds born in Himalayas, sandalwood from the western hills। देखो हमारे वेस्टर्न हिल्स में क्या है? चंदन की लकड़ी का व्यापार बहुत होता है। ठीक है, उससे भी आपने पुष्पा मूवी देखी होगी, उसमें क्या है? चंदन का ही व्यापार होता है, फरोख्ती होती है। मतलब ये यहाँ से जब उसको नहीं पता चलता तो समुद्र के रास्ते से वो सामान निकलवाता है। ठीक है, इसका मतलब कि यहाँ पे समुद्र के रास्ते के इतना इतना ज्यादा सैंडलवुड होता है यहाँ पे। तो यहाँ से सैंडलवुड भी यहाँ से इकट्ठा होके पोहार पे जाता था।
हिमालयस के पास जो भी हमारी प्रीशियस मेटल वगैरह निकलती थी, हिमालयस की वो निकलते थे, हिमालय मतलब हिमालय पर्वत के पास में, तो उसको भी यहाँ पे ही लेके जाते थे पहाड़ पे। ठीक है, और क्या था, द पर्ल्स ऑन द सदर्न सीज एंड द कॉरल फ्रॉम द ईस्टर्न कोस्टल। ठीक है, पर्ल्स हो गए, कॉरल्स हो गए, इवन देन की क्या होता था, यील्ड ऑफ द गंगा एंड द क्रॉप्स फ्रॉम द कावेरी, जो भी गंगा के पास जो भी चीजें थी, या फिर हमारे कावेरी, देखो ये वाला त्योहार जो है कहाँ पे है, कावेरी नदी के आसपास ही है। ठीक है, तो कावेरी नदी से भी जो भी हमें मिलता था ये सब कुछ यहाँ पे होता था। मतलब इतना बड़ा उस टाइम सी पोर्ट का मतलब ट्रेड होता था सी के साथ, यहाँ पे इस पोर्ट पे, कौन से पोर्ट पे, पहाड़ पोर्ट पे, याद रखना है। ये सारे के सारे एविडेंसेस ही हैं जो हमें बताते हैं कि हमारी हिस्ट्री क्या थी। आप तो बोलोगे, देखो इन सब चीजों को साथ में दिमाग में रिलेट करते हुए जाना है। ठीक है, क्या है, हाउ टू फाइंड अबाउट ट्रेड एंड ट्रेडर्स, ट्रेड और ट्रेडर्स के बारे में हमें कैसे पता चलता है। एक तो नॉर्थ ब्लैक पॉलिश वेयर से पता चलता है, दूसरा किससे पता चलता है, हमारे संगम लिटरेचर से पता चलता है साउथ साइड में। ठीक है, ये सब चीजें इंपॉर्टेंट है, याद रखने वाली हैं। अब आगे ये क्या करते थे, ट्रेडर्स एक्सप्लोर्ड सेवरल सी रूट्स, और ये जो ट्रेडर्स होते थे बहुत ज्यादा सी रूट्स को एक्सप्लोर करते थे। कैसे, फॉलो द कोस्टल्स को फॉलो करते करते, जैसे यहाँ से निकले और यहाँ मुंबई से निकले और यहाँ पे ऐसे ऐसे कोस्टल के किनारे चलते हुए केरला में पहुंच गए। ठीक है, उनको फॉलो करते थे अक्रॉस द अरेबियन सी एंड बे ऑफ बंगाल और अरेबियन सी दोनों को। सेलर्स टुक एडवांटेज ऑफ द मॉनसून विंड्स टू क्रॉस द सी मोर क्विकली। अब कैसे, देखो इस लाइन का क्या मतलब हुआ कि जो सेलर्स होते थे जिन्होंने अपना सामान बेचने के लिए कोस्टल मतलब सी का यूज करना होता था, पहाड़ पे जाना होता था, वो किस चीज का यूज करते थे, वो मॉनसून विंड्स का यूज करते थे। ये आपका ज्योग्राफी का हो गया है ना कॉन्सेप्ट। अब आपको आगे क्लासेस में आपको आएगा कि मॉनसून जो विंड्स होती हैं वो कैसी होती हैं। अगर आपने से किसी को पता हो तो वो वाली विंड्स होती हैं जो यहाँ समुद्र से उठती हैं। ठीक है, साउथ से उठ के वेस्ट साइड जाती हैं। ठीक है, इनको हम क्या कहते हैं, इन्हीं को हम क्या कहते हैं, इन्हीं को हम ट्रेड्स विंड्स भी बोलते हैं और मॉनसून विंड्स भी बोलते हैं। फिर ये क्या करते थे, ये व्यापारी क्या होता था, देखो जैसे ये अफ्रीका है, अफ्रीका से इन्होंने यहाँ से, ये वाली रोमन वाले लोगों ने यहाँ से इंडिया में आना है। ठीक है, अब तो ये यहाँ पे रास्ते बन गए हैं बीच में, पहले क्या था, पहले ऊपर से आना पड़ता था अफ्रीका को पूरा घूम के। तो ये किस चीज का यूज करते थे, ये वेट करते थे कि कब ये आएंगी, मानसून विंड्स आएंगी और फिर हम अपनी ट्रेड के लिए दूसरी कंट्री में जाएंगे। ये क्या करते थे, इनके पास आपने पढ़ा होगा अपनी क्लासेस में, वाइफो याच होता है ना, कोई याच बोलते हैं, कोई याच बोलते हैं। क्या होती है, एक याच होती है, उसके ऊपर ऐसे क्या बना होता है, एक कपड़ा सा लगा होता है। वो किस पर्पज से लगा होता है कि जब ये विंड्स आएंगी ये कपड़ा उसी तरफ जाएगा और फिर ये फटाफट अपने साथ अपनी स्पीड बढ़ा के हमें ले जाएंगी। देखो उस टाइम पे जो तो होती नहीं, इलेक्ट्रिकल बोट्स तो होती नहीं थी, ये तो अब चली है ना। पहले क्या होता था, जो सेलर्स थे वो अपने कुछ भी चीजें को सेल करने के या इंडिया से कुछ लेके जाने के लिए किस चीज का वेट करते थे, मॉनसून विंड्स का ये वेट करते थे। ठीक है, जैसे उनको पता था मॉनसून विंड्स आने वाली हैं, वो क्या करते थे, अपना सामान उठाया, अपना ये जहाज वगैरह शिप वगैरह उठाया और निकल दिए। तो विंड्स ज्यादा तेज बहाव से आएंगी तो उसको अपने साथ खींच के दूसरी साइड धकेल देंगी, तो इस तरह से वो जल्दी अपना रास्ता तय कर लेते थे। फिर ये 4 महीने यहाँ पे रहते थे, अपना बहुत अच्छा व्यापार वगैरह किया, खाया पिया, मौज मस्ती की। और कहते हैं ना 4 महीने बाद मॉनसून चेंज होता है, हमारा सीजन चेंज होता है इंडिया का। तो 4 महीने बाद फिर उधर से नॉर्थ साइड से विंड्स इधर आएंगी, वेस्ट ईस्ट की साइड, तो उसी के साथ फिर वो वहां से निकल लेंगे ताकि इस तरफ की हवाएं चलने लग जाएंगी। फिर वो इधर आ जाएंगे अपनी अपनी कंट्री के पास। मतलब 4 महीने आते थे और 4 महीने यहीं पे रहते थे। ठीक है, 4 मंथ। तो ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। इफ दे वांटेड टू रीच द वेस्टर्न कोस्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट फ्रॉम द ईस्ट अफ्रीका और अरेबिया, दे चूज टू सेल विद द साउथ ईस्ट मॉनसून। ठीक है, मतलब जब भी इनको लगता था इन्होंने व्यापार करने जाना है तो ये किसका चूज करते थे, किस चीज का, साउथ ईस्ट मॉनसून का यूज करते थे। ठीक है,
ये भी आपको मैंने क्लियर कर दिया है। ठीक है, तो ये तो हमारी बात होगी ट्रेड्स की। ये हमारा पहला पहला पिलर है, वो क्लियर हो गया आपको ट्रेड्स का। ठीक है, आई होप ये 3 पिलर पढ़ने हमने अपने चैप्टर में, ट्रेड्स, किंग्स और पिलग्रिम्स। देखो क्या होगा, यहाँ पे बहुत ज्यादा यात्री आएंगे। देखो जब व्यापार करने आएंगे तो व्यापार के साथ साथ क्या आएंगे, बाहर से यात्री भी आएंगे। ठीक है, अलग अलग तरह तरह के, तो वो यहाँ पे इंडिया का वो देखेंगे, कल्चर, सोसाइटी अपना। जब अपने साथ आएंगे तो अपना वो भी लेके आएंगे, अपना रिलीजन भी लेके आएंगे, अपने बुद्ध धर्म को भी लेके आएंगे, बौद्ध धर्म का प्रसार होगा यहाँ पे। ठीक है, ये सब हम आगे आगे पढ़ेंगे सब चीजें। ठीक है, अब हम आते हैं कि न्यू किंगडम अलोंग द कोस्ट। अब जो न्यू किंगडम थे कोस्ट के पास पास, उनका क्या मतलब रोल होता था। देखो जो हमारा कोस्टल एरिया है, क्या कहते थे कि कोस्टल एरिया के पास जिसका किंगडम होगा वो उतना ही ज्यादा रिच माना जाएगा वो राजा। ठीक है, उतना ही ज्यादा वो राजा रिच माना जाएगा, प्रोस्पेरस माना जाएगा। ठीक है, अब देखो यहां से हमारे कई नदियां निकलती हैं, कावेरी भी निकलती है। ठीक है, और भी 3, कृष्णा भी निकलती है, कावेरी भी निकलती है और गोदावरी भी निकलती है यहीं से हमारे साउथ वाली साइड में। ठीक है, ये 3 नदियां निकलती हैं। और ये जो कोस्टल एरिया है, कोस्टल एरिया पे जो किंगडम बनेंगे वो ज्यादा प्रॉस्पर होंगे। क्यों होंगे, क्योंकि यहाँ पे व्यापार बहुत ज्यादा होता था कोस्टल एरिया पे। ठीक है, तो इसी के बारे में हम पढ़ेंगे। कहते हैं सबसे पहले हम पढ़ेंगे ये जो किंग्स होते थे वो, ये जो चोला, चेराज और पांड्याज से पहले जो अशोका का टाइम था तब तो ये इतने जानने में नहीं आए, इतने प्रॉस्परस नहीं हुए, इंपॉर्टेंट नहीं थी इतनी। बट जैसे ही मौर्य एम्पायर डिक्लाइन होगा, फिर गुप्ता एम्पायर आएगा। आप 7th क्लास में पढ़ोगे हमारे उसमें अगली हिस्ट्री में कि ये चोलाज है आगे बड़ा एम्पायर बना लेंगे, मतलब बहुत बड़ा किंगडम बन के आएगा आगे। ठीक है, तो रिवर वैली, कहते हैं जो रिवर वैली के पास जो चीफ होते थे, कहते चीफ एंड द किंग्स हु कंट्रोल द रिवर वैली द कोस्टल बिकम रिच एंड पावरफुल। वो क्या थे, वो रिच और पावरफुल बन जाते थे। कैसे, हमें संगम पोइम से पता चलता है। संगम पोइम में एक वर्ड है जिसका नाम है मुवेदारा। ठीक है, मुवेद्रा। मुवेद्रा का मीनिंग क्या है, देखो मुवेद्रा क्या है, थोड़ा सा वर्ड देखने में आपको अजीब सा लगेगा बट आपने याद रखना है। ठीक है, हमें कैसे पता चलता है कि यहाँ पे ये जो चोला, चेरास और पांड्या थे यही किंगडम थे। देखो संगम जो पोइम है उसमें एक वर्ड यूज हुआ है, क्या वर्ड है, मुवेद्रा। मुवेद्रा का मतलब क्या हुआ, इसमें क्या थे, मुवेद्रा का मतलब 3 चीफ्स की बात की गई है इसमें। इस वर्ड को, तमिल वर्ड है, इस वर्ड को 3 चीफ्स के साथ कंपैरिजन किया गया है जो रूल करते थे कोस्टल एरिया में। ठीक है, रूलिंग फैमिलीज, जिसमें क्या कौन कौन सी हैं, चोलाज हैं, चेराज हैं और पांड्याज हैं। ठीक है, ये सब तीनों के तीनों किंगडम पावरफुल थे। कब के टाइम, 2300 ईयर्स एगो, जब ऊपर की तरफ सारा मौर्य एम्पायर था। ये 3 किंगडम थे, कौन कौन से, चोला, चेरा और पांड्या। ठीक है, ये पावरफुल थे और रूलिंग यहाँ पे रूल करते थे इस साइड। ठीक है, और ये 3 चीफ्स जो थे, इनका जो पावर का सेंटर होता था, ठीक है, द 2 सेंटर ऑफ पावर, इनके सबके मतलब हर एक किंगडम की हमने पढ़ी है ना कि एक ही सेंटर होता था, बट इनके 2 सेंटर होते थे। क्यों होते थे, ये कोस्टल एरिया में रहते हैं। एक तो होगा इनका इसके ऊपर। ठीक है, एक तो होगा क्या, कहां पे होगा, वन इन द लैंड, एक तो लैंड के ऊपर होगा और दूसरा होगा वन ऑन द कोस्ट, कोस्ट के ऊपर होगा। ठीक है, मतलब इस साइड थोड़ा सा अंदर वाली साइड होगा और थोड़ा सा सी के ऊपर होगा। इसके 2 सेंटर्स होंगे, इनके 2 मतलब 2 2 6। अब तीन चीफ रूल कर रहे हैं इस साइड। ठीक है, तीनों चीफ ने अपने 2 क्या बना रखे हैं, मेन सेंटर बना रखे हैं। एक सी कोस्ट के ऊपर, कोस्ट के ऊपर, और दूसरा उसके अंदर। ठीक है, क्योंकि ट्रेड वगैरह होएगा इसीलिए इनको बनाना जरूरी था, क्योंकि रिच बनेंगे आगे जाके, पावर में आएंगे ये लोग, इसीलिए। तो ये क्या, इनके तीन हमने चीफ्स की बात की है और तीनों के तीनों चीफ्स के कितने हो गए, 2 सेंटर लगा के चले तो कितने हो गए, 3 2 6, जिसमें से 2 थे जो सबसे फेमस थे। ठीक है, कहते 2 सेंटर्स ऑफ पावर्स कौन कौन से थे, वन इन लैंड एंड वन ऑन द कोस्टल्स।
ऑफ दीज 6 सिटीज 2 वर वेरी इंपॉर्टेंट, 3 में से 2 सिटीज वेरी इंपॉर्टेंट थी। कौन कौन सी? पोहार जो कि कावेरी पटनम में थी, कावेरी पटनम भी कहा जाता है और पोहार भी कहा जाता है, जिसकी मैंने आपको अभी बात बताई थी क्या, अरिकामेडु के पास। और दूसरा कौन था? मदुराई। मदुराई कहाँ पे है? यहाँ पे, ठीक है, इस साइड पे, ठीक है। मतलब ये 2 मेन सेंटर्स थे, ठीक है, इनके तीनों के। तो क्या अब बात करते हैं कि इनका फंक्शन क्या होता था, फंक्शन ऑफ दीज किंगडम्स। अभी तो हम इनके थोड़े थोड़े मतलब ये अभी क्या उभर के आ रहे हैं, ये किंगडम तीनों के तीनों इमर्ज हो रहे हैं, ये इतने पावरफुल नहीं है, सिर्फ इसी एरिया में है। आगे चल के हम देखेंगे जब गुप्ता एम्पायर आएगा, गुप्ता एम्पायर के बाद फिर ये थोड़े थोड़े पावर में आ जाएंगे। क्यों? क्योंकि ये जो इनका यहाँ पे फंक्शन पड़ेंगे ना, इन्हीं फंक्शन की वजह से छोटे छोटे फंक्शंस अभी इस टाइम पीरियड में ये स्टार्ट कर रहे हैं। कब? जब ऊपर मौर्य एम्पायर था नॉर्थ वाली साइड, और साउथ वाली साइड चोला चेरा और पांड्या था। तो ये धीरे धीरे अपनी मिलिट्रीज को भी बढ़ाएंगे, एक्सपेंडेशन करेंगे मिलिट्रीज का भी, और अपने ये जो है फंक्शंस वगैरह देखेंगे इसके। तो आगे चल के जो और बड़े लेवल पे आएंगे ऊपर के, ठीक है। फंक्शन ऑफ द दीज किंगडम्स याद रखना है इनके फंक्शंस, और फिर देखना है कि आगे इनके फंक्शंस के वजह से ये कैसे आगे और पावर्स में आए हैं, ठीक है। दीज चीफ्स डिड नॉट कलेक्ट रेगुलर टैक्सेस, ये चीफ्स जो होते थे वो रेगुलर टैक्सेस कलेक्ट नहीं करते थे, जैसे कि मौर्य एम्पायर में होता था, ठीक है। मौर्य एम्पायर में क्या था? रेगुलर टैक्सेस करते थे ना इकट्ठे, यहाँ पे नहीं होते थे। यहाँ पे इंस्टेंट दे डिमांड रिसीव गिफ्ट्स फ्रॉम पीपल, ये डिमांड करते थे ये लोग कि लोग आए और हमें गिफ्ट्स देके जाए, हम वही लेंगे, ठीक है। या फिर क्या करते थे? मिलिट्री से ट्रिब्यूट, टैक्सेस और ट्रिब्यूट्स की बात की थी ना हमने मौर्य एम्पायर में। टैक्सेस क्या थे? जो कि परमानेंट फिक्स होते थे सबके लिए कि ये देना ही देना है। ट्रिब्यूट्स क्या होते थे? जो बड़े बड़े व्यापारी होते थे, लोग होते थे, अपनी अपनी मर्जी से जो मर्जी राजा को दे जाए, वो ट्रिब्यूट होती थी उनकी, ठीक है। आगे मिलिट्री एक्सपेंडेशन, मिलिट्री को एक्सपैंड करेंगे ये लोग कैसे? कलेक्ट ट्रिब्यूट्स फ्रॉम द नेबरिंग एरिया, जो उनके नेबरिंग एरियाज रहेंगे उनसे ये ट्रिब्यूट्स कलेक्ट करेंगे, ठीक है। दे केप्ट सम ऑफ द वेल्थ एंड डिस्ट्रीब्यूटेड द रेस्ट अमंगस देयर सपोर्टर्स इंक्लूडिंग नंबर ऑफ देयर फैमिलीज, सोल्जर्स एंड फूड्स। ये जो इनको टैक्सेस वगैरह कलेक्ट करेंगे या जो भी ट्रिब्यूट्स आएंगे, ये क्या करेंगे? इसका कुछ अमाउंट तो अपने पास रख लेंगे, बाकी का अमाउंट ये किन में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे? अपने सपोर्टर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, जो इनको सपोर्ट करते हैं, जैसे मिलिट्री वगैरह होगी, ठीक है। इंक्लूडिंग, और किस किस को इंक्लूड किया है? फैमिलीज को, कोई भी सोल्जर्स को देंगे, पोइट्स को देंगे, ठीक है। अब इनमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल किनका रहा है? पोइट्स का रहा है। पोइट्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहे हैं इस टाइम पीरियड में साउथ वाली साइड, क्योंकि यहाँ में हमें लिटरली रिसोर्सेज मिलते हैं। पहले तो हमें क्या मिले थे? पिछले टाइम में हमें मिले थे वो मेगालिथ साइड से, हमें साउथ वाली साइड से जो भी हमें पता चला है कैसा कल्चर था, कैसा पॉलिटिकल डेवलपमेंट था, तो वो हमें पता चला है किससे? मेगालिथिक साइट से, ठीक है, बरियल से। बट इस टाइम पीरियड में यहाँ पे क्या होता था? पोइट्स इंपॉर्टेंस रखने लग गए थे, ठीक है। संगम लिटरेचर जो था ये इन्हीं तीनों के तीनों राजाओं ने इकट्ठा होके मदुराई में एक क्या किया था? पोइट्स को इकट्ठा करके यहाँ पे वो किया था। एक संगम का मतलब होता है मीटिंग करना, मीटिंग की थी और जिसमें उन्होंने कहा था इनको लिटरेचर लिखने के लिए कहा था। फिर कंपोज इन्होंने क्या की थी? कंपोज पोइम इन प्रेज ऑफ चीफ्स, अपने चीफ्स के प्रेज में इन्होंने क्या की थी? पोइम्स लिखी थी, ठीक है। और इन पोइम्स के बदले, लिखने के बदले में राजा क्या देते थे इनको? राजा इनको सबसे ज्यादा चीजें देते। मतलब उस समय में पोइट का काम कितना फेमस होता था, मतलब हर एक कोई चाहेगा मैं पोइट ही बन जाऊं, क्योंकि उसके पास सबसे ज्यादा धन वगैरह, धन दौलत, ये सब कुछ राजा सबको सबसे ज्यादा उसी को देता था। क्यों? क्योंकि ये इनके प्रेज में लिखते थे, ठीक है। तो क्या करते थे? ऑफ्टन रिवॉर्डेड, उनको रिवॉर्ड किया जाता था, हाउसेस देता था राजा इनको, एलिफेंट्स देता था, चैरियट्स देता था और फाइन क्लोथ्स देता था, ठीक है। मतलब ऐसी ऐसी चीजें राजा इनको देता था जो उस समय में बहुत महंगी होती थी, ठीक है। तो ये होगी हमारी साउथ वाली साइड, इस साइड, ठीक है। साउथ वाली साइड कौन सा किंगडम निकल के आया था, ठीक है, किसका क्या डेवलपमेंट हो रहा था, ठीक है। अब नेक्स्ट अगर हम थोड़ा सा ऊपर आ जाएं, ठीक है, ऊपर कहाँ पे? यहाँ पे आ जाए वेस्टर्न साइड पे, ठीक है, वेस्टर्न साइड पे। तो कौन सी डायनेस्टी थी? सतवना डायनेस्टी थी, ठीक है। कौन सी डायनेस्टी आई थी यहाँ पे? सतवना। ये तो होगी थी साउथ वाली साइड। अब वेस्टर्न वाली साइड यहाँ पे कौन सी डायनेस्टी थी? सातवना। सातवना क्या थी? अराउंड 200 years later a dynasty who become powerful in western India, ठीक है। वेस्टर्न इंडिया में ये वाली जो
डायनेस्टी थी ये पावरफुल हो गई थी। द मोस्ट इंपॉर्टेंट रूलर ऑफ दिस डायनेस्टी कौन था? गौतमी पुत्र श्री सतकर्मी। ठीक है, अब देखो पहले सतवना, ये सतवना क्या कहते थे? कहते थे हम जो है ना, सतवना मतलब 7 चीजों से मिलके बनी हुई कोई चीज, और 7 चीजों का रिलेशन आपको पता है किसके किसके साथ है? सूर्य के साथ, क्योंकि सूर्य जिस रथ के ऊपर अपना पूरा पृथ्वी का भ्रमण करते हैं तो वहां पे उनके आगे 7 घोड़े लगे होते हैं, इसलिए इन्होंने अपने आप को कहा कि हम सूर्यवंशी हैं, हम सूर्य के वंश से हैं, इसीलिए इन्होंने अपने आप को क्या? सतवनास कहा। ठीक है, सातवनास। तो इसी से इनका जो सतवना डायनेस्टी का इनका फेमस रूलर कौन था? गौतमी पुत्र श्री सतकर्मी। ठीक है, सतकर्मी। अब इसके नाम से ही पता चलता है गौतमी का जो पुत्र होगा ना सतकर्मी, वही इसका सबसे फेमस डायनेस्टी का राजा होगा। ठीक है, और इंस्क्रिप्शंस कंपोज्ड ऑन बिहाफ ऑफ हिज मदर, और इसकी मदर ने ही इंस्क्रिप्शंस रेडी की थी अपने बेटे के लिए कि मेरा बेटा इतना बड़ा राज्य है उसके बारे में लिखो, तो उसका नाम क्या था? गौतमी बालाश्री। ठीक है, अब इसकी जो वो लिखी बायोग्राफी कह लो, ठीक है, तो इसके मदर के कहने पे लिखी गई थी, तो उसका नाम क्या था? गौतमी बालश्री। ठीक है, ही एंड अदर सतवनाज रूलर ओवर नोन एज लॉर्ड ऑफ द दक्षिणापथ। ठीक है, और जिसने भी यहाँ पे रूल किया इनको और क्या कहा जाता था? दक्षिणापथ में, मतलब दक्षिण वाली साइड ही है ना ये सारा के सारा रूलर, इसलिए इन्हें दक्षिण लॉर्ड ऑफ द दक्षिणापथ भी बोला जाता है। ही सेंड हिज आर्मी टू द ईस्टर्न, वेस्टर्न एंड सदर्न कोस्ट। इसने क्या किया? इसके अलावा इसने और अपने आसपास के क्षेत्रों में अपना राज अधिकार जमाने की कोशिश की, इसलिए इसने अपनी आर्मी को ईस्टर्न साइड, साउथर्न साइड और वेस्टर्न साइड के और एरियाज में भी भेजा ताकि ये अपना दबदबाव और भी बना सके और आगे बढ़ सके। ठीक है, आई होप आपको इतना समझ आ गया होगा इस चैप्टर का, जिसमें हमने किसकी बात की है? ट्रेड्स की और किंग्स की। किंग्स में से हमने सिर्फ ये वाले किंग्स की बात की है, एक तो साउथ साइड वाले किंग्स की बात की है, चोलास, चेरास एंड पांड्यास। दूसरी साइड हमने वेस्टर्न साइड में बात की है, थोड़ा सा ऊपर आ जाएंगे तो सतवना डायनेस्टी की। ठीक है, इन सब की हमने बात कर ली है। अब आगे आगे हम और भी पढ़ेंगे। आई होप आपको इस यहां तक अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर नहीं आया देन फील फ्री कमेंट इन कमेंट सेक्शन। अगर आ गया तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे इसके आगे वाले टॉपिक्स। अगर आप 6th क्लास के स्टूडेंट हैं या आप कोई भी कॉम्पिटिटिव की एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आप मेरे यूट्यूब चैनल पे जाके हिस्ट्री की पूरी डिटेल में एनसीईआरटी पे बेस पूरी की पूरी डिटेल वीडियोस बनी है हर एक चैप्टर की, तो आप देख सकते हो। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।